वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये क्लास 4 है। क्लास 4 है ना, हिंदी ग्रामर का ये क्लास 4 है। अगर इससे पहले मैंने 1 2 3 मॉक टेस्ट करके वीडियो अपलोड अपने चैनल पे कर दिया हूँ और एक प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर आपने अब तक मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके पहले उससे देख ले। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि सारा क्लास जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहली वाली मिस कर देते हैं तो फिर दूसरी में आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ठीक है, अगर दूसरे को छोड़ते हैं तो फिर तीसरे में प्रॉब्लम आ सकती है, तीसरे को छोड़ते हैं तो चौथे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इस तरीक़ा से कॉम्बिनेशन करके यानी जोड़ के वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों तक जो है वीडियो भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहली वीडियो नहीं देखे तो जाके उससे देख लें। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें और साथ में एक छोटा सा जो है प्यारा सा एक कमेंट्स सेशन में आप कर दें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। आज का क्लास लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये चौथा वीडियो बनने वाला है। 3 वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रतिदिन एक शब्द है में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अब ये भी बहु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहले आप इसका जवाब दें, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो जवाब हो जाएगा आपका आपका जवाब हो जाएगा पहला नंबर का को। क्या हो जाएगा? चलिए, पहला नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बहु समास कहा जाता है। ये प्रतिदिन जो है कौन सा शब्द है? ये अब ये भी बहु समास है। चलिए, ये समास के ऊपर ये जो है आपका मॉक टेस्ट के अंदर ये पहला वीडियो है, इसलिए आपको इस पे फोकस करना है। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? समास के बारे में, कि आखिर समास होता क्या है, समास क्या है। ठीक है, समास से रिलेटेड हम बात को जानेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये जानना है कि समास का जो है समास जो है, समास वो क्या करता है? समास दो शब्दों से मिलके बना है ना। समास दो शब्दों से मिलके बना है ना, दो शब्दों से, जिसमें से एक शब्द आता है जाके सम। ठीक है, एक शब्द जिसमें से आता है सम और उसके बाद जाके जिसके माने होता है एक तरीका से संक्षिप्त। क्या हो जाता है? संक्षिप्त। ठीक है, दूसरा जो आ गया जाके आस, दूसरा शब्द हो गया आस। ठीक है, जिसका मतलब होता है कथन या शब्द, कथन या शब्द। तो ये बात रखना, पहला पॉइंट याद ये रखना कि समास के बारे में कि समास दो शब्दों से मिलकर बना, एक सम से जिसका सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और दूसरा शब्द जो है आज से मिलकर बना जिसका मतलब होता है शब्द या कथन। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात अगर यहाँ पे हम करें तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है? तो दूसरा पॉइंट के बात करें अगर हम, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, इस हाँ, शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? ठीक है, संक्षिप्त या संक्षिप्त कथन। इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका बन जाता है इसकी संक्षिप्त कथन। कथन बोल दीजिए या शब्द बोल दीजिए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है समास से रिलेटेड। तो तीसरा पॉइंट याद ये रखना है कि समास के अंदर जो होता है ना, समास के अंदर कुछ शब्द होते हैं, है ना। कुछ शब्द को याद रखना कि समाज के अंदर कुछ शब्द होते हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द, ठीक है, इसमें कौन कौन सा शब्द हो सकते हैं? जैसे कि एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, एक शब्द का नाम दिया गया समस्त पद, और इसी को कहा जाता है समासिक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका देखा जाए तो समासिक शब्द।
ठीक है, शब्द बोल दीजिए या पद बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब ये क्या चीज होता है, समासिक शब्द या समस्त पद, ये किसको कहा जाता है, तो समास के नियमों से बना शब्द होता है ना। जो समास समास के नियमों से, यानी समास का जो नियम है बनाने का, नियमों से नियमों से बना शब्द। तो जो समास के नियम से बना जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या समासिक शब्द कहते हैं। शब्द बोल दीजिए या पद बोल दीजिए, शब्द और पद दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसका प्रयोग के आधार पे जो होता है वो दोनों का नाम अलग अलग रखा गया। इसके ऊपर मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बात किया था कि शब्द और पद क्या चीज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था कि आपका इसमें समाज से जुड़ी जो शब्द है, जिसमें एक आता है समस्त पद जिसको कहा जाता है, दूसरा नाम है समासिक पद या शब्द भी बोल सकते हैं। तो ये समाज के नियमों से बना शब्द को कहा जाता है, यानी समाज के नियम पे जो चलता है ना उसी को जो कहा जाता है समस्त पद कहा जाता है या समासिक पद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम इसके बारे में जाने कि आखिर दूसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है शब्द के बारे में, तो एक शब्द आता है जिसका नाम है विग्रह। समास के अंदर एक शब्द आता है जिसका नाम है विग्रह। ठीक है, तो विग्रह और इसका दूसरा भी नाम होता है व्यास कहा जाता है। विग्रह का दूसरा नाम व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, आखिर ये चीज क्या होता है, तो समस्त पद के सभी नियम, ये जो समस्त पद होता है आपका, यानी है ना, समस्त समस्त पद है ना, तो समस्त पद के जितने भी, यानी कि सारे के सारे सभी है ना पदों को अलग पदों को पदों को अलग 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 है ना करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यानी कि विग्रह या जिसका दूसरा नाम है व्यास भी कहा जाता है, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा यहाँ पे प्रतिदिन। अब इसको हम प्रतिदिन एक शब्द है, इसको हम क्या कर दिए, अलग से कर दिए प्रति अब प्लस दिन। तो ये जो अलग हम करें ना, इसी को कहा जाता है विग्रह, है ना। यानी कि इसमें विग्रह का इस्तेमाल किया जाता है समास के अंदर, है ना। और यही को अगर संधि के उसमें जब जाएंगे तो वहां पे क्या जाता है, विच्छेद करके इस्तेमाल किया जाता है। तो समास के अंदर जो शब्द होता है वो विग्रह करने की, मतलब तोड़ने की प्रक्रिया को, अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है या व्यास कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। इससे पहले कितना पॉइंट जान लिए, आपका हो गया 1 2 3, तीसरा पॉइंट जान रहे थे जिसमें कुछ शब्द का था। तो दो शब्द को आपको याद रखना है कि एक समस्त पद होता है जिसका नाम समासिक शब्द भी या पद भी कह सकते हैं। ये होता है समास के नियमों से बना शब्द जो होता है। तो जितना भी शब्द समास के नियम से बना हुआ, जैसे प्रतिदिन, तो ये भी एक क्या है, समस्त पद इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भरपेट, ये भी समास से बना हुआ, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आप इस ऐसे शब्द को हम क्या कह सकते हैं, वो समस्त पद है या समासिक शब्द है। ठीक है, तो वो नियम से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा था विग्रह, जिसको हम दूसरा नाम है व्यास। विग्रह का दूसरा नाम व्यास है, यानी व्यास या विग्रह किसको कहा जाता है, समस्त पद के, यानी समास वाला से जो बना नियम के अकॉर्डिंग जो शब्द बनता है, तो उसके सभी पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, यानी व्यास कहा जाता है। यानी तोड़ने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, यहाँ पे तो प्रति को अलग कर दिए, दिन को अलग कर दिए, तो यहाँ पे ये जो दोनों को अलग कर दिए, तो इसी नियम को कहा जाता है विग्रह। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लिए भर पेट, है ना, तो भर पेट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, तो अब इसको क्या करेंगे, मतलब कि भर को अलग कर दिया, पेट को अलग कर दिए, तो ये आपका मतलब कि समझ लीजिए कि आप किसका क्या हो गया, ये विग्रह हो गया, यानी उसको तोड़ दिया, अलग कर दिया। तो इसी को कहा जाता है आपका क्या, विग्रह या व्यास। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट को जानते हैं। चौथे नंबर का अगर हम पॉइंट की बात करें कि आखिर समास के अंदर हम चौथा पॉइंट को क्या कर सकते हैं, तो समास में देखिए दो गो शब्द होते हैं। समास में कितने शब्द होते हैं, सॉरी, दो गो पद होते हैं। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। ठीक है, पद होते हैं, पद बोल दीजिए या शब्द बोल दीजिए। अब दोनों को हम यहाँ पे थोड़ा सा ये साइड में हम यहाँ पे शब्द और पद के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, कि शब्द और पद क्या चीज होता है।
ठीक है। तो एक आ जाता पद, दूसरा आ जाता शब्द। होता एक ही है लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे लिखिए हम प्रतिदिन, प्रतिदिन, है ना, तो ये अलग से लिखे, है ना, तो अलग से लिखे तो ये शब्द हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम एक वाक्य के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं कि वह प्रतिदिन, प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो जाता है, तो ये अब एक वाक्य के अंदर लाके इस्तेमाल कर लिए, यानी प्रयोग इसका कर लिए। तो अभी यहाँ पे अलग जब हम प्रतिदिन के बारे में बात करें तो ये प्रतिदिन क्या हो गया, शब्द हो गया। लेकिन अगर हम इसको वाक्य के अंदर इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ पे ये प्रतिदिन क्या बन गया, एक पद बन गया। उसी तरीका से वह भी अगर हम अलग से सिर्फ देखें तो ये आपका शब्द होगा, लेकिन एक वाक्य के अंदर है इसलिए इसको भी हम पद बोल सकते हैं। तो ये भी स्कूल भी आपका पद हो गया, ये सारा का सारा आपका पद हो गया। तो ये पद मिलके यानी कि उसका नाम चेंज कर देता है कि अगर आप यहाँ पे जिस तरीका से मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, तो अब कोई इंसान है तो अब कोई मतलब कि अपना मतलब किरदार पेश करता है तो उसका नाम हीरो के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी एक्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। कोई इंसान जो है मतलब पढ़ाता है किसी को तो है तो इंसान ही, है ना, लेकिन अगर पढ़ाता है तो वो टीचर के तौर पे उसको देखा जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। तो सेम वैसे ही है शब्द ही, लेकिन उसके यूजेस जो अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात किया कर रहे थे कि समास में दो गो पद होते, समास में कितने पद होते, शब्द जो होते हैं आपका दो होते हैं। ठीक है, एक होता है यानी कि एक को कहा जाता है पूर्व पद। चलिए, तो समास में क्या होते हैं, समास में दो गो शब्द होते हैं या पद होते हैं। एक का नाम है पूर्व पद यानी पूर्व पद, यानी कि हम इसको कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं, पहला, पहला पद। ठीक है, पहला पद को कहा जाता है पूर्व पद। दूसरा आता है जाके आपका उत्तर पद। क्या आ जाता है, उत्तर पद। ठीक है, इसको कहा जाता है एक तरीका से दूसरा पद। तो समास में इससे पता क्या चल रहा है कि समास में दो ही गो शब्द होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, यानी पद शब्द अभी यहाँ पे मैंने बता दिया कि पद क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो अभी हमने 4 पॉइंट को यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे अब 5वां पॉइंट हम क्या जानेंगे, 5वां पॉइंट यहाँ पे ये जानना है कि समास जो होता है, अब समास कहते किसको है ना, इस चीज को जान लेते। तो देखिए समास जो होता है ना, दो दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। अधिक किसका मेल होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। याद रखना यहाँ पे शब्दों का मेल होता है, का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। ये 5वां पॉइंट आपको याद रखना होता है। तो समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। मेन फोकस आपको याद रखना यहाँ पे ये, क्योंकि अभी जब संधि में आएंगे तो फिर वहां पे क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। समास में आपका शब्दों का मेल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर आता है, एक जगह वर्णों का आता है, व्यंजनों का आएगा इस तरीका से। इसमें क्या आता है, समास के अंदर आपका शब्दों का आता है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। सवाल ये भी आ जाता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपको बताना कि हाँ समास कहते हैं। अगर वही वहां पे बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि दो या दो से अधिक वर्णों के या व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, तो फिर आपका संधि के अंदर चला जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, छठा पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके प्रकार के बारे में। तो समास के प्रकार जो होता है, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार, 6 प्रकार। देखिए एक का नाम है, हम यहाँ पे से देखेंगे, एक का नाम हो गया जाके अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा आपका आ जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा दीर्घ समास। ठीक है, चौथा के अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका हो जाएगा क्रमधारय समास, क्रमधारय समास। ठीक है, पांचवा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। छठा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो छठा समास जो आपका हो जाएगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास
छठा जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट को याद रखना यहाँ पे। ये जो होता है आपका अवयवी भाव समास जो आता है आपका, तो अवयवी भाव समास के अंदर क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान होता है अवयवी भाव समास के अंदर, प्रधान होता है। सवाल ये पूछा जाता है किस समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो अवयवी भाव के अंदर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका ये आ गया जाके दीर्घ कर्मधारय आपका द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास के अंदर क्या चीज होता है, तो द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है कि इसमें दोनों पद हो जाता है। दोनों पद क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद मतलब कि पूर्व पद भी इसके अंदर रहेगा मतलब प्रधान होता है, और दूसरा पद भी आपका उत्तर पद जो होता है वो भी आपका प्रधान होगा। लेकिन दीर्घों के अंदर और कर्मधारय के अंदर, दीर्घ और उसके बाद जाके आप ले लिए कर्मधारय समास, तो दोनों के अंदर क्या आता है यहाँ पे, ये आपका पूर्व पद कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यहाँ पे उत्तर पद हो जाएगा किसके लिए, तो यहाँ पे दीर्घों के लिए भी कर्मधारय के लिए भी उत्तर पद प्रधान होगा, और उसके बाद जाके इसके लिए भी, और तत्पुरुष समास के लिए भी क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास एक ऐसा समाज है जिसमें कि आपका ये जो होता है तीसरा पद आपको कहा जाता है, यानी कि तीसरा तीसरा आ, तीसरा आपका जो आपका ये हो गया पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। इससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बहुव्रीहि समास जो आपका होगा वो मतलब कि मीनिंग अपना नहीं देगा, किसी तीसरे सेंस को देगा। जबकि समास के अंदर दो पद आते हैं तो दोनों पद अपना अपना माने देगा। ठीक है ना, पहला पद माने देगा, दूसरा माने देगा, इस तरीका से देगा। लेकिन बहुव्रीहि समास क्या होता है कि अपने अर्थ को छोड़ के वो तीसरा अर्थ दे देता है। ठीक है, तो समास के बारे में हमने 6 पॉइंट के बारे में हमने जाना। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये जाना कि समास जो होता है दो शब्दों से क्या है ना, समास में दो शब्द होता है जिसमें एक सम होता है, जिसका सम के माने होता है संक्षिप्त। उसके बाद आस आता है, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संक्षिप्त कथन या शब्द हम कह सकते हैं। समास में कुछ शब्द आते हैं, एक शब्द का नाम है समस्त पद, जिसका दूसरा नाम है समासिक शब्द या पद बोल सकते हैं। तो ये समास के नियमों से बना शब्द को ही कहा जाता है समस्त पद। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, है ना, यथाशक्ति, यथासंभव, है ना, तो ये आपका क्या हो गया जाके समस्त पद कहा गया। यानी जितना भी आपका समास वाला शब्द है जो समास के नियमों से बना है उसी को समस्त पद या समासिक शब्द कहा जाता है। उसके बाद जाके कुछ शब्द में जो बात आया था विग्रह का, तो विग्रह में क्या है कि विग्रह का दूसरा नाम व्यास भी है। और समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने पे, यानी कि समास वाला जो भी शब्द है उसको जब अलग अलग करते हैं तो उसी प्रक्रिया को विग्रह या व्यास कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ साइड में आपको डिस्कस किया था, बताया कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो जब हम है दोनों सेम ही है, लेकिन प्रयोग के आधार पे दोनों को अलग कर दिया गया। अगर हम सिंगल से देखते हैं किसी को तो उसको हम शब्द कहते हैं, लेकिन जब उसी को वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं यानी प्रयोग कर लेते हैं तब उसको हम पद नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, समास में दो शब्द आते हैं या शब्द या पद कह सकते हैं। एक में आता है पूर्व पद जिसको पहला पद कहा जाता है, दूसरा आता है उत्तर पद जिसको दूसरा पद कहा जाता है। ठीक है, समास के बारे में परिभाषा के बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है समास। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया यहाँ पे समास के 6 प्रकार है। एक अवयवी भाव समास, दूसरा आपका हो गया जाके एक हो गया जाके आपका अवयवी भाव समास, दूसरा आपका क्या हो गया दंत समास, तीसरा दीर्घ समास, चौथा हो गया कर्मधारय, पांचवा हो गया बहुव्रीहि, छठा हो गया तत्पुरुष समास। अवयवी भाव समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। दंत समास के अंदर दोनों पद प्रधान होता है, यानी पूर्व वाला भी और उत्तर वाला भी। ठीक है, दीर्घ और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, उत्तर पद प्रदान होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, वो तीसरा पद एक तरीका से शब्द प्रदान करता है, यानी तीसरा अर्थ वो दे देता है। इतना चीज हम यहाँ पे समास के बारे में पहले वीडियो में जाने। अब इसके ऊपर किस तरीका से इसको पहचाना जाता है कि किस शब्द को हम अवयवी भाव समास कहेंगे और दीर्घ समास किसको कहेंगे, दंत समास किसको कहेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर 1 अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। ठीक है, आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन कि चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा शब्द में पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा प्रत्यय है, उसके बारे में आपको बताना है।
ठीक है, तो चचेरा में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, देखिए चचेरा में जो प्रत्यय यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय शब्द उसको कहा जाता है जो किसी शब्द के यानी कि प्रत्यय, और जब प्रत्यय की बात आती है तो वहां पे एक उपसर्ग शब्द की भी बात आ जाती है। ठीक है, दूसरा प्रत्यय की बात आती है। ये आखिर शब्द होता क्या है, इसका जो है ना इसका जो है ना मतलब कि इसका जो है शब्द का जो अर्थ जो होता है कुछ नहीं होता है, यानी कि अपना मीनिंग अकेला नहीं देता, ये अकेला नहीं देता, अकेला मीनिंग ये अपना नहीं देता। जब ये किसी के साथ देते हैं तो उसके वजन को एक तरीका से बढ़ा दिया करते हैं। ठीक है, और ये उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले आके लगता है, पहले, और ये आपका बाद में लगता है, यानी कि हम बोल सकते हैं अंत में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चचेरा, ये तो अंत का बात किया ना, इसका मतलब प्रत्यय, तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो गया चचेरा शब्द में जो प्रत्यय लगाया गया वो एरा लगाया गया। कौन सा प्रत्यय यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, वो एरा लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे डैश कहते हैं, यानी कोई भी शब्द है अगर उसका एक ही को अर्थ आता है तो उस शब्द को क्या कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिए एक मिसाल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे कलम, तो अगर हम कलम ले लिए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसका आपका एक तरीका से कलम नहीं जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे क्या ले ले राधा। ठीक है, तो ये राधा ले लिए तो यहाँ पे इसका एक ही को अर्थ है ना, इसका एक से ज्यादा तो अर्थ नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे गंगो ले लीजिए, गंगा, पटना, बिहार, तो एक ही को अर्थ है, यानी ऐसे शब्द को जिसका केवल एक ही अर्थ होता है उसे कौन सा शब्द कहा जाता है, उसको कहा जाता है एकार्थी शब्द या अनेकार्थिक शब्द या समानार्थी शब्द या विपार्थिक शब्द, है ना। विपरीत आर्थिक शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे से बात यहाँ पे से ये आता है कि अनेक आर्थिक शब्द किसको कहा जाता है, अनेक आर्थिक शब्द किसको कहा जाता है। तो अब देखिए अनेक आर्थिक शब्द क्या होता है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एक से एक से एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि एक शब्द है और उसका कई मीनिंग आ जाता है, यानी एक से ज्यादा आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तो वैसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया जैसे कि कनक कहा, कनक, तो देखिए कनक का दूसरा नाम यहाँ पे सोना भी है, कनक को सोना भी कहा जाता है, पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा। और दूसरा इसका होता है कैसे धतूरा, कनक को धतूरा भी कहा जाता है ना। तो इसका कनक का जो माने सोना भी है धतूरा भी है, तो एक से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है आपका अनेकार्थिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक और लेते जैसे कर, है ना, एक शब्द जैसे कर जिसको हाथ, कर के माने हाथ, और उसके बाद जाके टैक्स भी होता है ना, टैक्स, तो ऐसे शब्द को ही क्या कहा जाता है आपका अनेकार्थिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल ये आता है कि समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द के बारे में अगर हम बात करें, तीसरे नंबर का समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी शब्द, देखिए दूसरा एक तरीके इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द भी है। ठीक है, असमान अर्थी, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द कहा जाता है ना। अनेक शब्दों के एक है ना एक अर्थ, जैसे कि ले सकते हैं इसके परिभाषा की अगर बात करें तो अनेक, अनेक शब्दों के एक अर्थ, अनेक शब्दों के एक अर्थ, यानी कि शब्द बहुत सा है लेकिन अर्थ उसका एक ही निकल के आ रहा, तो उसको हम कहते हैं समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया जैसे कि सूर्य, ठीक है, तो सूर्य ले लिया तो सूर्य का क्या बन सकता है, सूर्य का रवि,
दिनकर, दिनकर, है ना। और क्या ले सकते हैं, भास्कर, भानु, भास्कर, भास्कर, भानु। ये क्या है, इसी को कहा जाता है ना, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। ठीक है। उसी तरीके से जैसे और भी एक दो का मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे आकाश, आकाश को क्या कह सकता है, गगन, है ना। आप कह सकते हैं आसमान, है ना। और क्या कह सकते हैं आप, नभ। ऐसे इस तरीका से बहुत सा शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। और मैं हर सवाल के वीडियो के अंदर पर्यायवाची शब्द आपके सामने लेके आ भी रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें कि चौथा शब्द क्या था आपका, एकार्थिक शब्द जो केवल एक अर्थ दे, अनेकार्थी शब्द जो मतलब एक से ज्यादा अर्थ देने वाला शब्द हो, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं एक से ज्यादा अर्थ, अनेकों अर्थ हो उसके पास हो। ठीक है। उसके बाद विपरीत शब्द, है ना, विपरीत आर्थी शब्द, यानी कि जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं विलोम शब्द। ठीक है। विपरीत शब्द का दूसरा नाम क्या है, विलोम शब्द। तो ये क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या हो जाता है, उल्टा। तो उल्टा शब्द को कहा जाता है विलोम शब्द या आपका विपरीत आर्थी शब्द, है ना। विपरीत आर्थी शब्द या आपका विलोम शब्द दोनों एक ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे आप ले भी सकते हैं, जैसे कि हम गांव के अंदर रहते हैं तो हम यहाँ पे गांव, है ना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शहर, है ना। उसी तरीका से जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे सच, सच के लिए हम क्या कर सकते हैं, झूठ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसी तरीका से जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जय, तो जय का क्या हो जाएगा, पराजय। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि धरती, तो आसमान, आसमान, है ना। तो ये आपका विलोम शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत आर्थी शब्द। तो यहाँ पे 4 प्रकार के शब्द के बारे में मैंने बात किया। ठीक है। तो चारों प्रकार के शब्द के बारे में जब मैंने यहाँ पे बात किया, एक शब्द था एकार्थिक शब्द, यानी कि जिसका केवल एक ही अर्थ हो। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द। दूसरा था अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाला, जैसे कनक तो सोना भी, धतूरा भी, कर हाथ भी, टैक्स भी। तो ये आपका क्या हो रहा, अनेकार्थिक शब्द है। समानार्थी शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, तो वो क्या होता है कि एक से अनेक, है ना, है ना, अनेक शब्दों के अर्थ को, है ना, अनेक शब्दों का एक अर्थ हो, यानी बहुत सा शब्द है लेकिन उसका मतलब एक ही होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद था विलोम शब्द जिसको उल्टा आ गया जाके आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा इसका आंसर, हाँ आंसर भी दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पे कह रहा है कि लाठी मारना कौन सी क्रिया है। लाठी मारना कौन सी क्रिया, नामबोधक है, सहायक क्रिया, या पूर्वकालीन क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। तो ये आपका, इससे पहले मैंने क्रिया के मतलब सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे से कुछ ऐसी भी क्रिया है जिसको मतलब कि और भी नामों से जाना जाता है, तो उस क्रिया के ऊपर भी मैं आज बता दूंगा। ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि एक आपका सही जवाब हो जाएगा नामबोधक, यानी कि लाठी मारना कौन सी क्रिया है। यहाँ पे से सबसे पहले से है नाम का मतलब संज्ञा, यानी नाम आना चाहिए, उसके बाद बोधक यानी क्रिया आना चाहिए। तो लाठी आपका क्रिया है, मारना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो जब यानी कि नाम यानी संज्ञा और क्रिया मिलके बनता है, कोई उस शब्द बनता है, तो उसको नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। यानी कि संज्ञा और क्रिया को मिलाकर जो क्रिया बनाया जाता है उसको नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लाठी मारना आपका क्या था, नाम बोधक था। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम कोई चीज ले सकते हैं नामबोधक के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, नामबोधक किसको कहा जाएगा, यानी कि जब संज्ञा और उसके बाद जाके क्रिया। ठीक है। या आपका विशेषण भी हो सकता है, संज्ञा के साथ साथ कभी विशेषण भी इस्तेमाल कर जाता है। तो ये दो ठो याद रखना है। तो विशेषण या संज्ञा मिलके और उसके बाद क्रिया को मिलाकर जो क्रिया बनाया जाता है उसको नामबोधक कहा जाता है। जैसे लाठी आपका संज्ञा था, है ना, और क्रिया आपका यहाँ पे मारना लगाया गया। ठीक है।
तो लाठी मारना हो गया। उसी तरीका से जैसे रक्त, तो रक्त आपका संज्ञा हो गया, और इसी में आपका यहाँ पे खौलना, तो खौलना आपका क्रिया होगा। तो ये आप मिलके क्या बन गया, रक्त खौलना। तो ये आपका कौन सा क्रिया हो गया, नामबोधक क्रिया हो गया। जैसे कि हम ले सकते हैं कि यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं, विशेषण का भी ले लेते हैं, पीला प्लस पढ़ना। तो अब देखिए पीला आपका विशेषण है, पढ़ना आपका क्रिया हो गया। तो ये दोनों जब मिला तो इसी का नाम पड़ गया नामबोधक, नामबोधक क्रिया। ये कौन सा क्रिया था, नामबोधक क्रिया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सहायक, किसको, सहायक क्रिया क्या होता है, तो देखिए ये सहायक क्रिया जो होते हैं कि मुख्य क्रिया में मदद करता है। मुख्य क्रिया के अंदर क्या करता, मदद, क्रिया के अंदर मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया की सहायता करता है। तो जो क्रिया सहायता करता है मुख्य क्रिया की, उसको क्या कहा जाता है, करता है, उसको कहा जाता है सहायक क्रिया। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो सहायक क्रिया क्या हो सकती है, जैसे आखिरी में कोई भी वाक्य लिखा जाता है, तो आखिरी में आप देखे होंगे लिखा हुआ है वहाँ पे, आखिरी में रहता हूँ, तो इसी को कहा जाता है। जैसे रहता आखिरी में लिखा हुआ हो, तो ये सबसे आखिरी में रहता, अंत में ही रहता। जैसे आपका रह गया यहाँ पे था थे थी, है ना, तो ये क्या है, ये आपका सहायक क्रिया। जैसे गागेगी, गागेगी। ठीक है। ये क्या है, जैसे कि आपका हो गया है, हो, है। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सहायक क्रिया। ये एक मुख्य क्रिया के अंदर आपका क्या करता है, सहायता करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वह स्कूल जाता, अब यहाँ तक रुक गया, वह स्कूल जाता, अब यहाँ पे कंफ्यूज पैदा कर रहा है। ठीक है। जाता, और लग रहा है कि आगे जब तक कुछ मदद नहीं करेगा उसका, तब तक यानी वाक्य जो है आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वह स्कूल जाता है, तो जाता आपका मुख्य क्रिया, और उसके साथ जो है लगाया गया वो आपका सहायक क्रिया है। उसके बाद देखिए पूर्वकालीन क्रिया। तो पूर्वकालीन क्रिया के अंदर देखिए क्या होता है कि पूर्वकालीन क्रिया जो होता है आपका, यानी कि एक तरीका से समझिए कि जब आपका एक जब कर्ता यानी करने वाला जो होता है ना, कर्ता क्या करता है, कर्ता एक क्रिया को छोड़कर छोड़कर दूसरा क्रिया करने लगे, दूसरा क्रिया, दूसरा क्रिया, है ना। तो पहली क्रिया को क्या करता, जब करता क्रिया को छोड़कर, और सॉरी, पहली क्रिया को छोड़कर, है ना, करता, है ना, यानी एक क्रिया को छोड़कर, हाँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं, करता एक क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया पे क्रिया करता है, क्रिया करता है, तब जाके पूर्वकालीन क्रिया होता है। यह बोल सकते हैं क्रिया जब एक कार्य को यानी क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया में लग जाता है या करता है, तो उसको कहा जाता है आपका पूर्वकालीन क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ले लीजिए कि अहमद भोजन करके सो गया। तो हम यहाँ पे लिखे अहमद, अहमद भोजन करके सो गया। अब देखिए यहाँ पे अहमद भोजन करा, एगो क्रिया आया, पहला क्रिया ये हुआ, उसके बाद सो गया, दूसरा क्रिया आया, तो पहला क्रिया को छोड़ दिया ना, अहमद क्रिया है ना, अहमद भोजन करके सो गया, तो पहला क्रिया एक तरीका से समाप्त हो गया और दूसरे पे जाके अटक गया, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका, कि पहले क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया पे निर्भर हो, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, पहले क्रिया को आपको क्या कहा जाता है, इसी वाले को आपको जो पहला आता है उसी को कहा जाता है आपको पूर्वकालीन क्रिया। तो ये आपका पूर्वकालीन क्रिया है। ठीक है। एग्जाम्पल एक तो और ले सकते हैं कि वह कूद कर, है ना, कूद कर मर गया, मर गया। तो अब देखिए यहाँ पे मर गया दूसरा क्रिया, कूद कर पहला क्रिया, तो ये जो पहला वाला ही क्रिया जो है ना, इसी को कहा गया पूर्व क्रिया। पूर्व के माने आप समझ लीजिए, पूर्वकालीन क्रिया यही हुआ। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी जो क्रिया पहले आया तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूर्वकालीन क्रिया के अंदर रखेंगे, और दूसरी क्रिया को उसके अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे से आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो आपका होता है, ये आप समझ लीजिए कि जब कोई जो है ना क्रिया, दो जब कोई जो है ना, एक तरीका से समझिए,
आ, दो क्रिया को जब मिलने से बनता है, ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल, संयुक्त क्रिया का मतलब एक तरीका से ये समझिए कि आप कि ये दो क्रियाओं से मिलके बनता है। कितनी क्रियाओं से मिलके? दो क्रियाओं, है ना, दो क्रियाओं के, दो क्रिया के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। तो दो क्रिया के मिलने से, संयुक्त क्रिया कैसा होता है कि दो क्रिया को मिलने से बनता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो, देखो पढ़ना भी एक क्रिया हुआ, उसके बाद जाके दो, है ना, तो देना। तो यहाँ पे देखिए दो क्रिया हो गया। अब ये मिल के जो बना इसी को बोला गया आपका क्या बन गया, ये आपका संयुक्त क्रिया हो गया। जैसे कि अहमद, है ना, अहमद खाने लगा, अहमद खाने लगा, ठीक है, तो खाना एक क्रिया, दूसरा क्रिया आपका क्या हो गया, लगा। तो यानी कि आपका क्या हो गया, जाके यहाँ पे दो तो क्रिया का बात हुआ, ये आपका संयुक्त है। संयुक्त का मतलब ही हो गया जाके जुड़ना, दो कर्म, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया जाके। लेकिन इसके साथ यहाँ पे चार को तो आ गया, एक क्रिया और आता है जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा जाता है। एक आपका हो गया जाके ई नंबर का, ये देख लीजिए, है ना, द्वि कर्मक क्रिया, द्वि, है ना, कर्मक क्रिया। तो द्वि कर्मक क्रिया क्या होता है कि दो को कर्म चाहिए, कितना, द्वि कर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया क्रिया को दो कर्म चाहिए, दो कर्म, है ना, हो, यानी कि दो कर्म चाहिए, जिस क्रिया को दो को कर्म चाहिए। कर्म किसको बोला जाता है, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़े, है ना, जिसके ऊपर कोई कार्य किया जाए, जो भी कार्य जिस पे किया जाता है उसी को कर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर से ले सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कर्म, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लेते हैं, एक ये ले लीजिए कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। सबसे अच्छा मिसाल यहाँ पे से ले सकते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए इसमें क्या क्रिया आया, पढ़ाई, एक क्रिया आया ना, आया कि नहीं, पढ़ाई ये क्रिया हुई आपका। अब ये क्या किया है कि दो को कर्म ले लिया, क्या क्या लिया देखिए, अध्यापक ने छात्र को, किसको, छात्र को, ये आपका कर्म हुआ, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, तो ये भी कर्म हो गया, तो दो को कर्म ले लिया। तो ऐसे वाक्य के अंदर आपका क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे दो ठो आपका ये रहेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि श्याम ने राजू को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारा। तो मारना यहाँ पे एक क्रिया आ गया, क्या मारा, थप्पड़, ये भी आपका क्या बन गया, कर्म। दूसरा किसको, राजू को, तो ये भी आपका क्या था, कर्म था। तो यहाँ पे दो को कर्म इस्तेमाल किया गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ दो को कर्म जब इस्तेमाल प्रयोग किया जाएगा तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। आप देखिए सवाल से ही पता, द्वि का मतलब दो, कर्म का मतलब कर्म। तो दो कर्म जब आएगा जिस क्रिया के साथ उसको हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ। चलिए 35 नंबर का सवाल देख लेते क्या कह रहा। 35 नंबर का आपका सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पे सलील का पर्यायवाची क्या होगा। सलील का सलील का पर्यायवाची शब्द है, क्या है सलील का पर्यायवाची, अंबु है, संसार है, हस्त है, या हिमपति है, क्या है। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आपका सलील का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंबु, क्या हो जाएगा, अंबु। और भी हम इसका पर्यायवाची ले सकते हैं, जैसे कि आप सलील नहीं समझे, अंबु नहीं समझे, आप यहाँ पर से समझिए पानी, ठीक है, पानी समझ गए। इसी को और क्या कहते हैं हम लोग, नीर, है ना, जल,
5 पर्यायवाची हो गया, सलील, अम्बु, पानी, नीर, जल। उसी तरीका से संसार, तो संसार को हम क्या कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, राइट। और इसको क्या कहते हैं, विश्व भी कहते हैं, यानी पर्यायवाची इसका हो गया, जगत भी कहते हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इसका, जग बोल सकते हैं ना, हाँ जग भी कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो जग नहीं जिसमें पानी पीते वो नहीं, ठीक है। संसार, दुनिया, विश्व, जगत, जग, ये आपका 5 हो गया। हस्त के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हस्त किसको कहा जाता है, यानी कि एक तरीका से हाथ, हाथ, कर, अभी वहां पे था ना कर, टैक्स के साथ जो आया था, है ना। और क्या लगा, भुजा, भुजा भी कहा जाता है हाथ को। बाहु, बहु नहीं, बाहु, ठीक है। ये आपका क्या था, हाथ, कर, भुजा, बाहु। तो ये आपका हस्त का आपका पर्यायवाची शब्द हो गया 5 हुआ। हिममती किसके लिए, हिमपति किसके लिए आ जाएगा, है ना, हिमालय, हिमालय, है ना। हिमगिरी, हिमगिरी, है ना। उसी तरीका से और क्या ले सकते हैं, नगपति, नगपति, एक और ले लेते हैं, नगराज, नगराज। ये आपका क्या हो गया, हिमपति आपका हो गया जाके। तो सलील का पर्यायवाची शब्द आपका का यहाँ पे क्या था, अम्बु था, पानी था, नीर था, जल था। और संसार का करे तो दुनिया, विश्व, जगत, जंग, है ना। हस्त का क्या हो जाएगा, हाथ, कर, भुजा, बहु। और हिमपति का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, हिमालय हो जाएगा, हिमगिरी हो जाएगा, नगपति और नागराज, नागराज हो गया, नागराज, ठीक है। ये था 35 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर का देख लेते हैं क्या। 36 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि नदी कौन सी लिंग है, नदी कौन सा लिंग है। तो नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ये लिंग है ना। तो नदी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या सभी है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, चलिए देखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, और सॉरी, नदी जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि आपका खो हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नदी के बारे में जब बात आया तो कुछ इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पुल्लिंग की पहचान के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे हम स्त्रीलिंग के पहचान के बारे में बात कर लेते हैं, स्त्रीलिंग की कैसे पहचान करेंगे, है ना। तो स्त्रीलिंग की पहचान अगर हम यहाँ पे बात करें पहचान, तो किस तरीका से कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि अक्रांत शब्द। अक्रांत शब्द का मतलब क्या होता है, अक्रांत, अक्रांत शब्द, अक्रांत शब्द का मतलब होता है कि आखिर में आकर हो, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं लता, है ना। जैसे हम बोले यहाँ पे कि आपका सुंदरता, सुंदरता, है ना। और जैसे ले सकते हैं यहाँ पे वीरता, है ना। तो ये आपका क्या बन रहा है, आखिर में देखिए आकर की मात्रा आ गया, तो इसी को अक्रांत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो पहचान के इसका और क्या हो सकता है, इक्रांत शब्द। इक्रांत शब्द क्या कहा था, इकारांत शब्द। इकारांत शब्द का मतलब होता है यानी कि आपका छोटी ई आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे, और ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज और यहाँ पे कि इसका कुछ अपवाद होता है, ठीक है। जैसे अपवाद इसका लिख लीजिए, अपवाद, क्योंकि अपवाद ये तो आपको रख लेना कि इक्रांत के आखिर, यानी कि जिस शब्द के आखिर में छोटी ई आती है तो समझ लीजिए कि वो शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन अपवाद वाले को याद रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा आपका जाता है। जैसे कि कवि, ठीक है। उसके बाद रवि, है ना। जैसे कपि, ठीक है। तो कवि, रवि, कपि, ये अपवाद में जो आपको मतलब कि जो अपवाद वाला अपवाद शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे को
ऑपोजिट में यानी कि उल्टा शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि तीसरा पॉइंट और क्या ले सकते हैं, तो ये आपका रहता है बड़ी ई, दुर्गीकर, है ना। इकारांत, इकारांत शब्द आपका क्या आ जाता है, तो इकारांत शब्द भी आपका क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग के अंदर आता है। लेकिन याद रखना कि इसका भी कुछ अपवाद है। तो कुछ अपवाद जब है, तो जैसे कि आप मान लीजिए दही, है ना, दही हो गया, जाके उसके बाद आपका हाथी, हाथी, पानी, ये आपका क्या आता है, पुल्लिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट की अगर बात करें कि स्त्रीलिंग की पहचान किस तरीका से किया जाता है, तो ये देखना कि इसके ये जैसे कि आई, ठीक है, या, है ना, आहट, आवट, ठीक है, ता, इमा, है ना, ये सब क्या पढ़ती है। तो ये पढ़ती है जब आपका कहीं लगा हुआ रहता है, पढ़ती है वाला शब्द आपका क्या कहलाएगा, आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे कि आपका लिख सकते हैं करवाहट, करवाहट, आप देख लिए हट, आहट, तो ये आपका क्या स्त्रीलिंग के अंदर आता है ना। जैसे सुंदरता, जैसे यहाँ पे आ गया मित्रता, ये आपका इसमें आ गया सुंदरता, सुंदरता, देख रहे हैं ना। ये इस तरीका से आपका, जैसे कि आप ले लीजिए खिलाड़ी, खिलाड़ी, ये आपका आई आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द आ गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 37 नंबर में कह रहा है कि यह किताब कैसी है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। यानी ये जो आपके इसके नीचे इस शब्द के अंदर रेखा दिया गया, इस शब्द को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, या क्रिया कहा जाता है। चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा, विशेषण होगा। ठीक है, देखिए देखने में आपको लग रहा है कि ये सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों के अंदर आपका क्या आता है, अंतर पाया जाता है। तो सर्वनाम और आपका विशेषण के अंदर अंतर की अगर हम बात करें, अंतर किस तरीका से कर सकते हैं, तो आप देखिए जैसे कि आपको शब्द ये है, ये भी सर्वनाम है, जो, सो, कोई, क्या है ये, सर्वनाम है, देख रहे हैं ना, कुछ, है ना, यह, वह, आपका, आपकी, है ना, आपका, आपकी। इसी तरीका से ये सारा शब्द जो है आपको याद ये रखना है कि जब डॉट डॉट, जब ये अकेला आता है, क्या आता है, ये सब शब्द अकेला, अकेला जब रहेगा तो ये आपका सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन अगर जब इसके साथ क्या रहेगा, संज्ञा आ जाएगा, साथ में क्या रहेगा, प्लस संज्ञा, तब आपका क्या कहलाएगा, आपका विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था यह किताब कैसी है, तो यह किताब, इसके बाद देखिए आपका क्या इस्तेमाल किया गया, किताब, संज्ञा है ये, इसका मतलब यहाँ पे ये विशेषण बन गया। ठीक है, अगर वही अकेला आ जाता तो फिर हम इसको क्या कह सकते थे, सर्वनाम इसको हम कह सकते थे। याद ये भी रखना है कि अगर आपको सिर्फ उसमें दो ही को चीज रहे, सिर्फ नाम बताने के लिए कहा जाए यह किताब है, तो उसमें फिर आपका क्या आ जाएगा, यह जो आपका एक तरीका से सर्वनाम के अंदर आएगा। लेकिन बस अंतर यहाँ पे ये रखना है कि सर्वनाम और विशेषण के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं। तो ये जितना भी जो, सो, कोई, कुछ, यह, आपका, आपकी, है ना, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, इनका, इनका, इनकी, उनके, है ना, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब जितना भी है सब सर्वनाम है। लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि जब ये अकेला इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो वो सर्वनाम होगा, और जब किसी संज्ञा के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो विशेषण है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो गया, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 38 क्या कह रहा है। 38 यहाँ पे ये कह रहा है कि जो छूने योग्य ना हो, यानी जिस चीज को
छूने योग्य ना हो उसको क्या कहा जाता है? अछूत कहा जाता है, अछूता कहा जाता है, अजहर कहा जाता है या अजय कहा जाता है? तीनों में से बताइए, चारों ऑप्शन में से बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, आपका सही हो जाएगा अछूत कहा जाएगा। यानी जो छूने योग्य नहीं रहता उसको अछूत कहा जाता है। ये अछूता किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है जो छुआ ना गया हो, यानी कि जो अभी तक छुआ ही ना गया हो, जो छुआ ना गया हो, तो जो ना गया हो, ठीक है, जो छुआ ना गया हो उसको कहा जाता है अछूता, और जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहा जाता है। अजर किसको कहा जाता है? तो यानी कि जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा ना हो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है अजर। और अजय किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जिसे जीता, है ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसको जीता ना जा सके उसके लिए अजय शब्द इस्तेमाल होता है, और जो बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर, और जो मतलब कि जो छुआ ना गया हो अब तक तो उसको अछूता कहेंगे, और जो छूने योग्य ही ना हो उसको अछूत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 39 नंबर का। 39 नंबर का कह रहा है ये कि आंखें चार होना का सही मुहावरा बताए। तो आंखें चार होने का सही मुहावरा क्या? इच्छा पूरा होना, है ना, आदर करना, या नजर बदलना, या देखा देखी होना। देखा देखी होना क्या होना? चलिए चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, आपका क्या हो जाएगा? गो। देखा देखी करना, आंखें चार का मतलब हो गया यहाँ पे मुहावरा क्या हो जाएगा? देखा देखी करना। उसके बाद देखिए इच्छा पूरी करना, तो इच्छा पूरी करने के लिए जो मुहावरा इस्तेमाल होता है वो होता है आंखें ठंडी होना। क्या होता है? आंखें आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होना ये आपका था क्या? इच्छा पूरा होना। आदर करने का मतलब हो गया कि आंखों पर बैठाना, आंखों आंखों पर, है ना, बिठाना। तो आंखों पर बिठाना, आदर करना। नजर बदलना, नजर बदलना का क्या हो जाएगा? आंखें बदलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंखें आंखें बदलना। तो आंखें बदलना आपका नजर बदलना, आदर करना, आंखों पर बैठाना, इच्छा पूरा करना, आंखें ठंडी होना, है ना। और आंखें चार होने का मुहावरा क्या हो जाएगा? देखा देखी, देखा देखी होना। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण का विलोम बताएं। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? ध्वस्त, सुशील, सबल, या सार्थक, क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ध्वस्त। निर्माण का मतलब एक तरीका से बनाना, ध्वस्त का मतलब बिगाड़ना, खराब कर देना। ठीक है, सुशील का आपका हो जाएगा, विलोम शब्द की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दुशील, क्या हो जाएगा? दुशील। सबल का क्या हो जाएगा? तो सबल का आपका हो जाएगा निर्बल। सबल का विलोम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? निर्बल। और सार्थक का क्या हो जाएगा? है ना, इसका हो जाएगा जाके निरर्थक, है ना, निरर्थक। ठीक है, तो ये आपका था कि निर्माण का विलोम ध्वस्त हो गया, और सुशील का विलोम दुशील हो गया। उसके बाद जाके आपका सबल का विलोम निर्बल हो गया, सार्थक का निरर्थक हो गया आपका विलोम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग ये बता दें अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं करे हैं तो उसे आप शेयर कर ले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।